और एक मुल्क का कायद होना का बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। और अफसोस के साथ उस तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क के एक लीडर के हैसियत से जो आपके ऊपर कुछ फ़र्ज़ होते हैं उनमें से एक भी नहीं ऐसा फ़र्ज़ होगा या काम होगा जो वज़ीर आज़म साहब ने किया। देखिए, सियासत तो चलता रहता है, उस पर हम आ जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है जो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के मुआशरे में जो पोलराइजेशन इस वक्त चल रहा है वो शायद एक तारीख़ी सतह पे पहुंच चुका है और कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां उस पोलराइजेशन का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान का ख़ारजा पॉलिसी को उठा के देखें और सिर्फ मुल्क के मफाद में, मुल्क के अवाम के मफाद के नज़र से पाकिस्तान का ख़ारजा पॉलिसी लगा के देखें तो पाकिस्तान जिस सतह पे इस वक्त तक दुनिया भर में आइसोलेट हो चुका है वो अपनी जगह, और पाकिस्तान का जो कैन वी टर्न द फोन ऑफ, थैंक यू, और पाकिस्तान का ख़ारजा पॉलिसी का जो पोजीशन है वो आप सबके सामने है। और इस मुश्किल हालात में हम सब पे, हर कायद पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन हालात को संभालें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें, मज़ीद क्राइसिस पैदा ना करें, आईनी बहरान पैदा ना करें, तसादम का ख़तरा पैदा ना करें, और जो कानूनी आईनी जमहूरी तरीक़ेकार है वो अपनाया जाए। मगर वज़ीर आज़म साहब के जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसे हैं जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेम तो हार चुका है, रिजल्ट्स तो साफ नज़र आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पिच पे लेटकर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मगर ये एक मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब अगर अपना हार नहीं मान रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो नहीं हार चुका है। और जाते जाते जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये वज़ीर आज़म हमारा ख़ारजा पॉलिसी, हमारा मईशत, हमारे इदारों पे हमला आवर है वो आप सबके सामने है। ये जो लेटर का शोशा है ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, और एक इस ट्रक की बत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए, और अगर कोई आम आदमी सड़क पे या कोई और ये काम कर रहा होता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैसियत से जब ये काम किया जाता है तो पूरा मुल्क का नुकसान होता है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। हम पूछते हैं, अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी रखी गई थी जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए थे। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस
सियासी जद्दोजहद में शरीक है। तो क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशा जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशा ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि यह आलमी साजिश बन रहा था? मैं हमेशा कहता हूं खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या यह हमारा तोहफा है या यह आलमी साजिश है। हक़ाइक़ ये है कि ये एक सियासी कदम के नतीजे में हम इस अदम एतमाद के नतीजे पे पहुंचे हैं। हमारा कहना यह है कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और इसलिए कि तारीख के पहली बार हो रहा है, हम सबको ना सिर्फ इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अदम एतमाद एक पुरअमन और मुनासिब तरीक़ा से हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाना, वो या गैर कानूनी या गैर आइनी या एटलीस्ट गैर जमहूरी तरीके रहे हैं। और ये वाहिद जमहूरी आइनी पार्लिमानी तरीक़ेकार है। ये वाहिद पार्लिमानी आइनी तरीक़ेकार को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, पाकिस्तान की किस्मत के साथ ना खेला जाए, और वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी और को नहीं खेलने दूंगा का धमकियां देने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। आपके झूठ के जवाब हम हर दिन दे सकते हैं। इस प्रोसेस के हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम जमहूरी लोग हैं। आपका और हमारा इख्तलाफ, एतराज़ किस बात पे है कि आप एक सिलेक्शन के नतीजे में इस कौम पे मुसल्लत किया गया। उस सिलेक्शंस की वजह से मुल्क के सारे इदारे मुतनाज़ा हुए, और उस सिलेक्शंस की वजह से जो मुआशी और ख़ारजा पॉलिसीज़ अपनाई गए वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके थे, पार्लिमान के कंसेंसस के बग़ैर थे। और यही वजह है कि हम आज इस क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। जब हमारा अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, तो मेरा और आपका झगड़ा ख़त्म है। लेकिन जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग तो रहेगा। मेरा अपील है इस मुल्क के सारे सियासी जमातों से, इस मुल्क के सारे इदारों से, हमारा स्पीकर साहब से, कि अब वक्त आ गया है कि सब होश के नाखून ले। हम सब के लिए एक मौका है, मुल्क के लिए एक मौका है कि जमहूरियत का बहाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए, और अगर हम वो 2018 का सिलेक्शन का दाग धोना चाह रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी ले आना चाहते हैं, तो वाहिद तरीक़ेकार ये है
कि अदम एतमाद हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ शफाफ इलेक्शंस हो, नया मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत मुंतखब हो, और जो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो हुकूमत मैंडेट के साथ उन मसाइल का हल करेंगे। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता, अगर हमारा आइनी जमहूरी प्रोसेस में इस वक्त आइन का खिलाफ वर्जी या कानून का खिलाफ वर्जी या ऐसा कोई गैर जमहूरी काम हो जाता है, तो एक ख़तरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता है, और सिर्फ एक खान का, एक इमरान का अना की वजह से, रोना धोना की वजह से हम पाकिस्तान की किस्मत को इस किस्म का ख़तरा में नहीं डाल सकते हैं। हम इमरान खान का हर इल्ज़ाम, हर झूठ, हर कोशिश का जवाब देना जानते हैं। ये एक मौका है और इस मौका का फ़ायदा पूरा मुल्क और कौम को उठाना चाहिए। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। सर, आपने कहा 20 साल इसी तरह गुजरेंगे। आपने कहा तरीके अदम एतमाद है, अगर कोई गड़बड़ हुई, आइन के खिलाफ कोई बात हुई तो 20 साल इस तरह गुजरेंगे। सर, इसको थोड़ा सा तफसील कर दें। क्या मार्शल आर्ट की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे एज इन मार्शल लॉ का ख़तरा तो पाकिस्तान का तारीख़ अपनी जगह। जो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक क्वागमायर में हम अभी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मुआशरे, हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, और इससे निकलने के लिए जो एक मौका हमारे सामने है वो ये अदम एतमाद और जमहूरी प्रोसेस है, जिससे जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल 2018 के सिलेक्शंस में हुए थे वो पैदा हुए, वो एड्रेस हो सकते हैं, और हमारा ऐसा जमहूरी कानूनी आइनी सिस्टम हो जो आगे जाके साफ और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में एक ऐसा मैंडेट वाला हुकूमत लेकर आए जो हमें इन मसाइल से निकाल सके। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से हमारा प्रोसेस जमहूरी तरीके से, जो खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, वो ये करेगा, वो हर दिन कोई नया धमकी आता है ना, ये बचकाने बात है। अगर खान साहब एक ऑनरेबल आदमी होता, वो ऑनरेबल अंदाज से अपना ये हार मान लेता और आगे बढ़ता, और अब भी उतना ही इम्कान है कि वो जितना भी चीखे और जितना भी रोए हम इसी तरीके से निकले। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये इतना इस हद तक कोई गैर कानूनी कदम उठाया जाए, हमें ये मौका ना मिले कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अदम एतमाद का प्रोसेस से गुजरे, तो खदशा ये है कि ये जो बहरान आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले 3 साल से, कि वो काफ़ी देर तक ये बहरान किसी न किसी नतीजे में जा सकता है। साहब ने जो इंदिया दिया 1 लाख आदमी जमा करने का, उसके बाद अंकों में ये पर्चा दायर किया जा रहा है कि शायद कोई हंगामा आ रही होगी जिसको बुनियाद बनाकर स्पीकर इस बात को वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको डिले कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो फिर आप लोगों की वजह क्या? यही गैर जमहूरी और गैर आइनी एक हरकत होगा, और जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इस किस्म का काम तो होना ही नहीं है, और हम सारे पार्टीज़ पाबंद हैं कि हम अपना फोर्स के थ्रू और इस तरीके से थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और इस किस्म का ख़तरा पैदा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर है। जनरल साहब, आज वज़ीर-ए-आला KP की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वाज़े तौर पे वो लोगों को कह रहे हैं कि तमाम हलकों में आप अपने जो मिनिस्टर्स और MPs हैं कि आप निकलें, बाहर निकलें और एहतजाज करें। जो लोग PTI छोड़ के गए हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करें और बाकायदा वीडियोज़ बना के मीडिया को जारी करें, और उसको उन्होंने ऑन भी किया है कि जहाज में सब जाएँ। अब तो वो मारामारी और अनारकी शुरू नहीं होगी। ये इस किस्म की गैर संजीदा कदम जो वज़ीर आला उठाए या वज़ीर आज़म उठाए,
ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग तो काबिल ही नहीं हैं इन जो ओहदा जो वो संभाल रहे हैं, वो इन ओहदे के लिए काबिल नहीं हैं। इस किस्म का कॉल देना या धमकी देना ये ना सिर्फ उस वज़ीर आला साहब को ख़तरा में डाल सकता है कानूनी और लीगली, मगर ऑब्वियसली एनर्की और वायलेंस इसके नतीजे में फैल सकते हैं। मैं इस पर एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 6 है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी क्लियर और बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया है और उसका काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इट इज़ वो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई मुदाखलत करने की ख़तरा या सैबोटाज करने की बात है, वो काफ़ी ब्रॉड है। और मैं ख़ास तौर समझता हूँ कि जहाँ जिक्र है कि बाय यूज़ ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स of any other under constitutional means our constitution is undermined, वो क्लॉज इसी किस्म की बात को कवर करेगा कि अगर साथ साथ हम मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं वज़ीर आज़म का हमारा आइन के कानून के तहत और उसको सैबोटाज करने के लिए आप बंदे प्रोड्यूस करने हैं, i.e. a show of force or a display of force to try and undermine or deter that constitutional process or our constitution, तो आपको ये तो जो आप शायद अभी वो समझ रहे हैं कि सिर्फ एंटी टेररिज्म का पर्चा उन पे कटेगा या वायलेंस का पर्चा, उन पे तो आर्टिकल 6 कटने वाला है। और ये ना सिर्फ वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आले पे, वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोग लेकर आके इस किस्म का एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होंगे, मगर अगर जैसे आप कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस किस्म की बुनियाद पे कोई गैर आईनी काम करे तो वही आर्टिकल 6 उन पे लगेगा और जो आर्टिकल 6 का सज़ा है वो वाज़ेह है और वो आपके सामने। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, उसमें नाम तजवीज़ किया गया है हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला के लिए। क्या आप लोगों के साथ भी मशावरत हुई और आज पंजाब का इजलास पीपल्स पार्टी का आपने बुलाया हुआ था, आप लोगों की मशावरत क्या हुई? पंजाब में जो तब्दीली हमारा पंजाब का जो मशावरती इजलास है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रखा गया है और हम यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है और हमारे सारे जो फैसले हैं वो मशावरत के साथ होंगे। तो जैसे ही मैं अपना पार्टी से मशावरत करता हूँ तो वो फिर PMLN के साथ इंगेज करें। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने भी मुतालबा किया था कि अगर बात असली है तो कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए और फिर अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया। तो उसमें मैं इस पर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अस्करी इदारे मौजूद थे या नहीं, लेकिन मैं अपना They're two different things. They're two different. नहीं आपको confusion है। एक तो मैं आपको clarify करूँ। एक उनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास है और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है नेशनल असम्बली में। इन दोनों इजलास का हमें नहीं बताया गया। जो नेशनल कमेटी का इजलास है नेशनल असम्बली में जो उनका मीटिंग के बाद हुआ था उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। हमें न्यूज़ में पढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास वो इन्विटेशन नहीं आया। जैसे हम नेशनल असम्बली में एंटर हो रहे थे टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें दिखाया गया कि ये तो इजलास करेंगे। और पहले उन्होंने कोशिश ये की कि नेशनल असम्बली से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागने के लिए और हमारा डिबेट से भागने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि नेशनल असम्बली फ्लोर को इस्तेमाल किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए। जब ये मोशन प्रेजेंट हुआ और अपोजिशन का तादाद इसलिए अक्सरियत में है आजकल, हमने उस मोशन को डिफीट किया तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसी और कमेटी रूम में चला गया और हमारा इजलास चलता रहा। हमने बहुत कोशिश की कि हम अदम एतमाद पे या डिबेट करें या वोट करें, मगर फिर किसी और फ्लिमजी ग्राउंड पे स्पीकर साहब ने सेशन से भागा। जहाँ तक ये ख़त की सवाल है,
हमारा ये पोजीशन है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है, अगर बुलाना ज़रूरी भी था इस खत के बारे में, तो ये मंडे में भी बुलाया जा सकता था। और जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के पास ना अक्सरियत है, हमने साबित कर दिया है कि अक्सरियत नहीं है, अदम एतमाद जमा हो चुका है और हमारा प्रोसेस जारी है, तो गैर मुनासिब है कि इस किस्म के फोरम्स बुलाया जा रहा है। और फिर नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल टू ट्राई एंड अंडरमाइन अ डेमोक्रेटिक no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public. तो खान साहब को बिल्कुल इस किस्म का मीटिंग को, अगर वो एक अपना ओहदा को सही तरीके से संभाल रहा होता तो वो कभी ये कदम नहीं करता। अगर वो अपना ज़ात से आगे खान साहब को कुछ नज़र आ रहा होता तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से, सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। हम तो अगर जंग जाने की ज़रूरत है, अगर मुल्क का वाकई ही कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, तो तब सिर्फ इस किस्म की मीटिंग्स को बुलाना जाना चाहिए और गैर मुतनाज़ा इसलिए रखना चाहिए ताकि तारीख़ के लिए, हमेशा के लिए ये गैर मुतनाज़ फोरम्स हो, जहाँ हम कंसेंसस के साथ इन फोरम्स के फ़ैसले के साथ भी इंगेज किए जाते हैं और हम अपना सियासत से अलग रखें। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वो हमारा खारजा पॉलिसी को, ही इज़ विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। इसने एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी का फैसला लिया ही नहीं पिछले 3 साल में जिसका आप तारीफ कर सके। आप अगर खान साहब का भारत का फॉरेन पॉलिसी देखें तो पहले दिन से लेकर आज तक कंफ्यूज रहा है। अभी भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म तनकीद तो करता है मियां नवाज शरीफ साहब पे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रायबन चल के आया था। एटलीस्ट मोदी तो चल के आया था नवाज शरीफ साहब के पास, उसके फौरन बाद इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए चल के गया था मोदी तक और वो मोदी का वाह वाह करता रहा। मैं ही था जो कहता था कि मोदी से ये उम्मीदें ना रखे। ये लोग उनके पीछे वाह वाह करते थे, यहां तक कि जब इलेक्शन हो रहा था और भारत के अवाम का मौका था कि वो अपने आप को मोदी से निजात दिलाए, तो कौन चीफ पोलिंग एजेंट बन के सामने आया? मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहता है कि वो मोदी जब जीतेगा तो ये कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगा। याद नहीं है? फिर जब कश्मीर पे तारीख के सबसे बड़ा हमला हुआ और पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान खान की तरफ उंगली उठाकर कह रहे थे कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, फिर वो शुरू हो गया कि मोदी तो बड़ा है और बुरा है और पता नहीं आरएसएस का क्या है, और फिर उसका ख्याल आया और जब उसका कुर्सी खतरा में था फिर वो भारत की तरफ देख रहा है, मोदी की तरफ देख रहा है। अचानक उसको ये ख्याल आया कि मोदी का फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है,